वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस के बारे में। और पॉलिटिकल साइंस जो होगा वह बीए तृतीय वर्ष से संबंध रखता होगा, मतलब तृतीय वर्ष के पेपर 2 अर्थात द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं। बहरहाल समझिए तो विस्तार से आपको एक मुद्दे को समझाने का प्रयास रहेगा, जब चैप्टर वाइज वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप अपने सिलेबस को देखें कि आपके सिलेबस में कौन कौन से विद्वान, कौन कौन से समाज सुधारक, कौन कौन से जो है एक प्रकार से बात की जाए जो कि प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं और उन्होंने कुछ योगदान दिया है, चाहे वह समाज के क्षेत्र में हो या चाहे वह सामाजिकता के क्षेत्र में हो, चाहे व्यक्तित्व को निखारने में हो या फिर कोई क्रांतिकारी रहे हों, और साथ ही साथ कोई शिक्षा की जानकारी या फिर एक प्रकार से समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उन समस्त मुद्दों के बारे में हमको यहाँ पर देखना है। पॉलिटिकल विचारक भी हैं और वो पॉलिटिकल विचारक जो कि एक प्रकार से पॉलिटिकल विचारक भी थे, साथ ही साथ समाज को भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी। तो उनके बारे में हमको जनरली रूप से समझना है, मतलब सामान्य तरीके से उनके बारे में हमको जानना है। उनके जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको समझते हुए उनके सामाजिक योगदानों पर प्रकाश डालते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक एक मुद्दे को समझने का प्रयास रहेगा और ध्यान रखेंगे जब मैं चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा तो जैसे हम मनु हैं तो मनु के कौन कौन से विचार हैं, जैसे भीष्म के बारे में चर्चा करें, चाहे अरबिंदो घोष हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, चाहे एम.एन. राय हो, कोई व्यक्ति हो, तो जब उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे तो विस्तार से उनके बारे में हम एक एक मुद्दे बता देंगे आपको। अभी फ़िलहाल आप इनको देखिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या संकलित है। एक बार अपने सिलेबस पर नज़र डालिए मेरे भाई। यहाँ पर देखेंगे बीए तृतीय वर्ष से संबंधित मैं बात कर रहा हूँ। बीए तृतीय वर्ष मतलब कि बीए थर्ड ईयर यानी बीए पार्ट 3। ओके, राजनीतिक विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस अंग्रेजी और हिंदी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, चूँकि यहाँ पर जो ये नाम हिंदी में लिखा है वही नाम अंग्रेजी में भी लिखा जाता है। किसी भी भाषा की बात की जाए तो जो नाम होते हैं ना वो हर भाषा में सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे अर्थात पेपर 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय राजनीतिक विचार, मतलब कि ये पेपर का नाम है आपके द्वितीय प्रश्न पत्र का। इससे पहले आपको ज्ञात होगा मेरे भाई, इससे पहले हमने जो है पेपर 1 का जो सिलेबस है अर्थात जो विस्तार से हमने जो लोक प्रशासन का से के सिद्धांत नाम से आपके पेपर है, अर्थात जो है लोक प्रशासन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो है जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके संबंधित जो वीडियो हैं उनको हमने डाल दिया है। और चैप्टर 1, 2 दो चैप्टर उसके अपलोडेड हैं, जल्द ही अन्य चैप्टर्स आएंगे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चैप्टर वाइज वीडियो आपको देने का प्रयास रहेगा। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं हमको फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो यहीं पर द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा अर्थात जो पेपर 3 होगा उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में, मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में हमको वहाँ पर पढ़ना होता है, तो उसको भी हम देख लेंगे उसके सिलेबस में क्या क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में पहले देखेंगे कि आपके सिलेबस में क्या संकलित है, फिर सिलेबस को उठाएंगे और अध्ययन की सुविधा के हिसाब से धीरे धीरे एक एक चैप्टर को आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, तो भारतीय राजनीतिक विचार मतलब कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ओके, तो इसके मतलब पेपर का नाम है, नवीनतम पाठ्यक्रम आपका है अर्थात न्यू सिलेबस। अब आपका जो सिलेबस वो 4 इकाइयों में बटा हुआ है, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4। अब ये 4 इकाई जो आपकी हैं ये कहीं ना कहीं पे बात की जाए मेरे भाई, कहीं ना कहीं पे बात की जाए तो ये एक एक जैसे कि ये सबसे प्राचीन होंगे। ये जो यहाँ पर लिखे हैं ये प्राचीन हैं, मतलब ये प्राचीन समय के हैं। ये बात की जाए तो ये मध्यकाल के समय में जो है आपके सामने आएंगे, ये मध्यकाल के समय में आएंगे, या फिर जब अंग्रेज रहे हैं तो मध्यकाल और अंग्रेज के समय काल के जो है अंग्रेज के समय काल के ये लोग रहे कम से कम ये, ठीक। और ये बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं पे अंग्रेज के समय काल और साथ ही साथ कुछ व्यक्ति ऐसे रहे कि जो स्वतंत्रता बाद तक भी रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे ये प्राचीनता से लेकर के आधुनिक, मतलब प्राचीन से लेकर के प्राचीन इतिहास आप पढ़ेंगे तो इन व्यक्तियों के बारे में ज़रूर आपको कहीं ना कहीं पे जानकारी मिलेगी। जैसे कौटिल्य हो गए, मनु हो गए, तो प्राचीन धर्म ग्रंथों के हिसाब से बात करते हुए हम धीरे धीरे क्या करेंगे, आधुनिकता की ओर बढ़ेंगे। मतलब कि आपको प्राचीन मतलब ऐसे समाज सुधारक जो कि प्राचीन काल में कुछ को आपको पढ़ना है, कुछ मध्यकाल के हैं, कुछ बात की जाए दिल्ली सल्तनत के आसपास के होंगे, तो कुछ मेरे प्यारे दोस्तों अंग्रेज़ों के समय काल के, कुछ स्वतंत्रता के सेनानी रहे होंगे, तो कुछ स्वतंत्रता के बाद के बारे में मतलब जो है एक प्रकार से समाज सुधार रहे हैं। तो ये तमाम सारे जो है चीज़ें हैं इनके बारे में हम देखेंगे एक मुद्दे को। सबसे पहले यहाँ पर समझिए, इकाई 1 में आपके 4 व्यक्ति संकलित हैं। उन 4 व्यक्तियों में सबसे पहले नाम किसका आता है, मनु का। और मनु जो है इनके जो है आप देखेंगे, मनु एक स्मृति इन्होंने लिखी है।
तो मनुस्मृति जब आप पढ़ेंगे तो मनुस्मृति में आपको विस्तार से जो सप्तांग सिद्धांत हैं या फिर तमाम प्रकार के ऐसे नीतियाँ जो कि इन्होंने राज्य चलाने को लेकर के, मतलब एक राजनीतिक के या राजनीतिज्ञ को या फिर एक जो है राजा को, या एक प्रकार से एक बात की जाए तो किस प्रकार से जो है राज्य चलता है, इसके नियम कायदे इन्होंने बताए हैं। हालांकि जितने भी विद्वान यहाँ पर शामिल हैं सभी कहीं ना कहीं पे राज्य से ही संबंधित हैं। पॉलिटिकल मतलब राज्य मतलब यहाँ पर देश से मेरा तात्पर्य है, क्योंकि जब भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो वहाँ पर राज्य शब्द अगर बोला जाता है उसका मतलब होता है देश अर्थात राष्ट्र से। ओके, तो यहाँ पर बात की है तो मनुस्मृति मतलब जितने भी विद्वान आपके यहाँ पर मिलेंगे आपको, वह कहीं ना कहीं पे उनके पॉलिटिकल विचारों को हमको देखना है कि किसके विचारे में, तो उनके पॉलिटिकल विचारों को। और पॉलिटिकल विचार वही होगा जो कि राज्य और समाज को क्या करेगा, अच्छा बनाएगा, मतलब राज्य और समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रकार से प्रेरणा देगा हमको। तो वही चीज़ें हैं, हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जब हम बताएंगे आपको एक एक मुद्दे क्लियर कर दूंगा, कैसे एग्जाम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पिछले 5 सालों में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं इस पेपर को लेकर के, उसको भी आपको बताने का प्रयास रहेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके अच्छी से अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं और अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मनु के बारे में पढ़ेंगे, मनु के द्वारा राजनीति के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया गया इसके बारे में देखना है। नेक्स्ट है भीष्म जी। भीष्म के बारे में हम पढ़ेंगे कि भीष्म ने ये भी राजनीतिक विचारक रहे हैं, इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में क्या योगदान दिया इनके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद में आपके कौन है, कौटिल्य। कौटिल्य को कौन नहीं जानता, कौटिल्य को तो आप सभी लोग जानते होंगे, व्हाट्सअप स्टेटस लगाते भी हैं आप कौटिल्य का। आप बहुत सारे व्हाट्सअप पे जो ज्ञान चल रहे होते हैं वहाँ तो विदुर के होते हैं या फिर कौटिल्य के होते हैं। व्हाट्सअप पे जो आप देखते हैं सुबह सुबह ज्ञान लिख करके गुड मॉर्निंग नीचे ऊपर लिखा रहता है, एक फूल बना होता है, सुविचार, वो सब विचार किसी के हैं, ये तो कौटिल्य के हैं या फिर वो विदुर के हैं या फिर मेरे भाई बात की जाए तो वह गीता से लिए गए हैं। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में बात की जाए तो गीता वगैरह, गीता भी शामिल कर दी गई है उसमें, गीता के कुछ अध्याय आपको पढ़ना पड़ेगा। तो और भी देखेंगे तो आप एक बार अपने सिलेबस को भी देख लीजिएगा। हालांकि ये सिलेबस आपके सामने मैं दे रहा हूँ, कुछ विश्वविद्यालयों में और भी नए विद्वान शामिल हुए हैं, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा आप, अगर आप में शामिल हो तो उनको अलग से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, और पढ़ लीजिएगा क्या जो शामिल होंगे तो फिर मुझे जैसे जानकारी मिलती है कि किसी विश्वविद्यालय में और भी कोई विद्वान शामिल किए गए, जैसे कि यहाँ पर बात की जाए तो कभी कभी यहीं से चौथा पॉइंट यहीं पर जोड़ लीजिए आप, दयानंद सरस्वती को लेकर के भी प्रश्न पूछ लिया था। दयानंद सरस्वती चूँकि यहाँ भी विचारक रहे हैं दयानंद सरस्वती, लेकिन उतने एक प्रकार से उतने अच्छे विचारक नहीं रहे हैं, मतलब कि उतने अच्छे बोल दिया हमने, मतलब उतने प्रभावशाली राजनीति के क्षेत्र में नहीं रहे जितने समाज के क्षेत्र में रहे हैं। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद को तो यहाँ पर रख दिया गया, लेकिन इनको आपके सिलेबस में नहीं रखा गया था। तो हो सकता है किसी के विश्वविद्यालय के सिलेबस में या फिर हो सकता है किसी में आपको दयानंद सरस्वती को देखने को मिले। हालांकि प्रश्न दयानंद सरस्वती को लेकर के एग्जाम से बने हैं, इसको हमने देखा इसलिए हमने यहाँ पर रख दिया, और पढ़ भी लेंगे, क्या दिक्कत है। जब प्रश्न बन रहे तो सिलेबस में आपके शामिल हो चाहे ना शामिल हो, तो कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस होते हैं आपके, तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कौटिल्य यानी कि चाणक्य, इन्हीं का नाम क्या है, चाणक्य। तो चाणक्य जो हैं वो यही है, कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे प्राचीन काल के ही सब है। मनु सबसे प्राचीन काल के, उसके बाद में भीष्म, उसके बाद में कौटिल्य, उसके बाद में शुक्र के भी विचार आप देखेंगे। तो ये 4 जो विद्वान हैं, इन चारों विद्वानों के बारे में हमको पढ़ना है जो कि भारत से संबंधित हैं। ठीक, सभी भारत से ही संबंधित हैं, लेकिन ये प्राचीन काल से हैं। ये मध्यकाल में आप आएंगे कि कुछ भारतीय समाज सुधारक रहे हैं, जैसे कि बात की जाए राजा राम मोहन राय, आप सभी को पता होगा राजा राम मोहन राय के बारे में। बहुत सारा योगदान दिया समाज को सुधारने में, समाज को सुधारने के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य भी किए जो कि आज सराहनीय है, प्रासंगिक है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय के बारे में हमको देखना है, हम पढ़ेंगे विस्तार से इनके बारे में। नेक्स्ट हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। मोस्ट आपको बता दूं, मनुस्मृति से एक प्रश्न एग्जाम से बनता है, कौटिल्य से लगभग 1 प्रश्न या 2 प्रश्न, ऐसे 1 या 2 प्रश्न यहाँ से, 1 या 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगर आपकी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी तो लगभग बात की जाए तो 10-10 प्रश्न सभी से बन जाएंगे, 10-10 प्रश्न सभी से बन जाएंगे। या फिर बात किए 10-10 प्रश्न जो है शुरुआत से, यहाँ पर 10 हिस्से बनेंगे तो 5 हिस्से बनेंगे, मतलब कि लगभग बात की जाए तो 20 से मतलब कि 30 प्रश्न यहीं से बन जाएंगे आपके, बाकी 30 प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे, या फिर 20 प्रश्न यहाँ से बनेंगे, 20 यहाँ से बन जाएंगे, 20 यहाँ से,
तो 20 23 60 हुआ और 30-40% यहाँ से अकेले बन जाएंगे केवल इकाई 1 से। और कभी कभी क्या होता है यहाँ से केवल 30%, यहाँ से क्या होता है 30% पूल लिया जाता है, बाकी 20-20% मतलब 30-30-60 और 20-20-40 मतलब जो बीच के हैं इनसे थोड़ा कम प्रश्न। बट यहाँ पर जो नए हैं मतलब या तो सबसे प्राचीन से अधिक मात्रा में प्रश्न पूछा आता है या तो सबसे जो आधुनिक है इनके बारे में पूछा जाता है। और मिडिल वालों में थोड़ा कम प्रश्न आते हैं, लेकिन हाँ ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ये अनुमानता बोला जाता है, क्योंकि पेपर कैसा बना दे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ पिछले वर्षों के पेपर को देखेंगे तो आपको ऐसा ही कुछ अनुभव मिलेगा, ऐसा ही कुछ विश्लेषण करने के बाद में आप बता सकेंगे। तो वही मैंने आपको बताया, हालांकि आपको सब पढ़ना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट है तो राजा राम मोहन राय के बारे में, गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में और महादेव गोविंद रानाडे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी इनसे भी प्रश्न एग्जाम से बनते हैं। तो ये 3 विद्वान हैं जो कि एक प्रकार से इकाई 2 में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट बात की जाए तो इकाई 3 के बारे में, इकाई 3 में आप देखेंगे, इकाई 3 में मेरे भाई यहाँ पर मिट गया क्या, इकाई 3 ठीक, यानी कि यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको किसके बारे में पढ़ना, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बीजी तिलक, यानी कि लाल बाल पाल के बात की जाए वो सब नहीं शामिल हैं आप में, क्योंकि वो सब क्रांतिकारी रहे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जहाँ क्रांतिकारी रहे हैं वही बात किया, क्रांतिकारी के साथ ही साथ इन्होंने स्वतंत्रता में तो योगदान दिया ही, इसके साथ साथ इन्होंने पॉलिटिकल विचार भी दिए हैं अपने, तो उन पॉलिटिकल विचारों के बारे में भी हमको पढ़ना है। तो बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों को देखेंगे। वहीं नेक्स्ट आपके अरबिंदो घोष हैं, इन्होंने भी अपने राजनीतिक विचार दिए हैं। अरबिंदो घोष शिक्षा के क्षेत्र में विचार दिए हैं, समाज के क्षेत्र में भी इन्होंने अपने विचार दिए हैं। ऐसे बीजी तिलक जी भी हैं। और नेक्स्ट है आपके स्वामी विवेकानंद, इन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के साथ ही साथ इन्होंने राजनीति में भी अच्छे योगदान दिए हैं। ये सब जो है दर्शन शास्त्री रहे कहीं ना कहीं पे, और दर्शन शास्त्री के साथ साथ मतलब दर्शन शास्त्री या विचारक एक ही बात हो, क्योंकि दर्शन मतलब विचार ही होता है। तो जो व्यक्ति विचारक होगा वह हर एक क्षेत्र में अपने विचारों को देने का प्रयास करेगा। एक दर्शन शास्त्री जो होता है वह समाजशास्त्री भी होता है और शिक्षा शास्त्री भी होता है, वह एक इतिहासकार भी होता है, और साथ ही साथ मेरे भाई बात की जाए तो वह एक प्रकार से पॉलिटिकल विचारक भी होता है। यह बात आप अपने जहन में बैठा लगी, क्योंकि जो व्यक्ति समाज सुधारक होगा, जो व्यक्ति मतलब समाज शास्त्री होगा वह समाज सुधारक होगा, जाहिर सी बात है। और जो व्यक्ति समाज सुधारक होगा वह पॉलिटिकल विचारों में परिवर्तन करके ही समाज सुधार करता है, अधिक मात्रा में बात की जाए तो वही चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते थे। ठीक, नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट है आपके दयानंद सरस्वती, इनको भी हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। स्वामी विवेकानंद तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरविंदो घोष की बात की ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब सब जितने दिए हैं इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात की जाए अगर सबसे ज़्यादा अगर मुझसे कोई पूछे तो मनुस्मृति से अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वहीं कौटिल्य से सबसे अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय समाज सुधारक में बात की जाए तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय से अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर बात की जाए तो बीजी तिलक से प्रश्न पूछे जाते हैं, स्वामी विवेकानंद से मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनसे प्रश्न, और यहाँ पर अरविंदो घोष से भी एग्जाम से प्रश्न, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में बाल गंगाधर तिलक स्वामी विवेकानंद से पूछे जाते हैं। अरबिंदो घोष से ही भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इतना जो है, लेकिन इनको भी रखना का प्रयास यहाँ पर रहेगा। महात्मा गांधी मोस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू मोस्ट हैं, एम.एन. राय और जयप्रकाश नारायण इनसे थोड़ा कम प्रश्न, वहीं एम.एन. राय से थोड़ा कम, जयप्रकाश नारायण से भी एग्जाम से प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर सबसे मोस्ट की बात की जाए तो सबसे मोस्ट मनु, कौटिल्य, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, अरबिंदो घोष, स्वामी विवेकानंद, उसके बाद में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रश्न जो बने हैं एग्जाम्स में अधिक मात्रा में वो हमने बता दिया। तो आप इनको ज़रूर देखें एक बार, इनके बारे में आप गूगल करिए, गूगल पर आपको जानकारी अच्छी खासी मात्रा में इनके सभी के बारे में मिल जाएगी। तो आप अभी से क्या करें, नोट्स एक बना लीजिए, एक नोट्स बनाइए मेरे प्यारे दोस्तों। अब ये ध्यान रखेंगे अपना, एक बात मैं बता दूँ, पुस्तक में लिखी विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन वक्त आने पर काम नहीं आता। तो इसीलिए आप अपने माइंड में जो है इस तमाम सारे जो नॉलेज है इसको अपने माइंड में बैठाने का प्रयास करें। आप मनु के बारे में मनु के राजनीतिक विचार लिख दीजिए गूगल पर और वहाँ पर सर्च करिए, जो भी डाटा आपको मिलता है उसको पॉइंट लिख लीजिएगा। तो आपकी परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो, किसी भी प्रकार की आपकी परीक्षा होगी तो आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यह बात मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। तो एक बार सभी विद्वानों के बारे में जो भी हमने बोर्ड पर लिखा है इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो। बाकी कोई बात नहीं, जो भी आपकी मर्जी वो आप करिएगा। बट यहाँ पर जो हमने बताया, मेरी जो रणनीति रही है यही रही है, तो आप भी यही रणनीति फॉलो करें, अच्छे नंबर आपके आएंगे। और अच्छे अंक प्राप्त करना हर एक विद्यार्थी का परम लक्ष्य होता है, और वही आपका भी होगा, मुझे पता है। और आप बड़े ही टैलेंटेड हैं और बड़े ही अच्छे विद्यार्थी रहे हैं। कमेंट
बात की जाए तो बातचीत मत करें मेरे प्यारे दोस्तों। सभी लोग अपनी अपनी जो पर्सनल बातें हैं ना वह यहाँ पर यूट्यूब पर मत करिए, क्योंकि इससे बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वह एक प्रकार से बात किए डिस्टर्ब होते हैं। तो आप सभी लोग क्या करें, प्लीज़ आप अपनी पर्सनल बातें यहाँ पर ना करें। आप क्या करें, आप पढ़ाई संबंधित बातें वो भी आप यहाँ पर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पढ़ाई संबंधित आप जो भी कमेंट होंगे वह लिख दीजिएगा। वीडियो अपलोड होने के बाद में मैं उसको देखूँगा, और देखने के बाद में मैं वहाँ पर स्वतः जो है आपके सामने उसके आंसर देने का प्रयास करूँगा। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, और कमेंट पढ़ने के बाद में जब लेकिन वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद में मैं कमेंट का रिप्लाई आपको दे दूँगा। ठीक, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। जिस भी कमेंट आपका हो, जो भी रिक्वायरमेंट हो, आप कमेंट करेंगे, उसको मैं देखूँगा। और नहीं देख पाता हूँ या फिर उस पर जल्दी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब कि जल्दी उस पर कोई रिप्लाई नहीं आता है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। क्योंकि कभी ज़्यादा कमेंट हो जाते हैं तो उसको देखने में या फिर उस सभी के रिप्लाई देना एक प्रकार से थोड़ा सा जटिल कार्य होता है, कठिन कार्य हो जाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन मैं फिर भी हर जटिल कार्य को करने का जो है फुल प्रयास करता हूँ, पूरा प्रयास करता हूँ। तो आप सभी का प्यार है वो। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्या है, तो ये समझ में आ गया आपका। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी के बारे में आपको पढ़ना। महात्मा गांधी तो मोस्ट हैं भाई, इनके बारे में अगर आप पढ़ लेंगे तो आगे चल करके, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है, पॉलिटिकल साइंस बोल रहा हूँ, अगर आपने कोई भी विषय वस्तु आप पढ़ रहे हैं, चाहे वह शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई भी मतलब पढ़ रहे हैं विषय वस्तु, तो ये इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी। ठीक है, बहुत ही महत्व। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो जितने महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट है उतने जवाहरलाल नेहरू इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी के विचारों को पढ़ने के बाद में कहीं ना कहीं पे जवाहरलाल नेहरू भी इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में थे, लेकिन थोड़ी सी रणनीति इनकी, जैसे पंचशील सिद्धांत वगैरह हो गए। चूँकि जवाहरलाल नेहरू चूँकि भारत की बात की जाए तो प्रथम प्रधानमंत्री थे, और प्रथम प्रधानमंत्री होने के साथ ही साथ ये अपने विचारों से दुनिया को अपनी तरफ लुभाने का प्रयास हमेशा से रहा इनका, कि ये सबसे आगे रहे, मतलब ऐसा इनका विचार रहा है शुरुआती। तो इनके बारे में प्रश्न पूछा था पंचशील सिद्धांत को लेकर के एग्जाम में लगातार प्रश्न बनता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपके यमन राय। यमन राय भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण। जेपी नारायण की बात की जाए तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। चूँकि ये भी एक प्रकार से बात की जाए, ये जयप्रकाश नारायण जो है इंदिरा गांधी के समय काल में भी रहे हैं, तो एक प्रकार से ये सबसे आधुनिक बात की जाए पॉलिटिकल विचारक के रूप में हमारे सिलेबस में संकलित हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और कुछ भी मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ जो है और भी आधुनिक विचारकों को जो है सिलेबस में, अटल बिहारी जी के बारे में कभी कभी हो सकता है एक आध विश्वविद्यालय पूछ ले प्रश्न, या फिर हो सकता है। तो ऐसे में देखेंगे जो भी आएगा, तो फिर उस जैसे कि पेपर आता है उसके हिसाब से हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। तो आप चिंता ना करें, आपके पेपर को देखने के बाद में और किस प्रकार से रणनीति होनी चाहिए इसको भी आपको मॉडल पेपर में समझाने का प्रयास रहेगा। वैसे एक रणनीति यहाँ पर यह समझ लीजिए कि आपको गूगल करना है सभी विद्वानों के बारे में, जो विद्वान आपके बोर्ड पर दिखाई पड़ रहे हैं, इनको आप लोग कॉपी पेन लेकर के नोट डाउन कर लीजिए सीरियल से। और सीरियल से नोट डाउन करने के बाद में एक एक विद्वान के बारे में आप क्या करेंगे, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। गूगल पर सर्च करने के बाद में उनसे संबंधित जो डाटा है, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने कौन कौन से विचार दिए, उनकी कौन कौन सी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, और उनके राज्य से संबंधित कौन से विचार हैं, उसको लिखने के बाद में आप जो है लिख करके आसानी से बैठ जाइए। और कभी जो है उसके मतलब 2-3-4 बार उसको अध्ययन करिए, पढ़ें। मतलब आप पढ़ते रहे, आप ऐसा मत करिए कि उसको याद करें, आप पढ़ लीजिए कि हाँ 2-3-4 बार पढ़ेंगे वैसे आपको याद हो जाएगा। तो ये सब तमाम सारी चीज़ जो हमने आपकी रणनीति संबंधित थी उसको बता दिया, चूँकि रणनीति ही निर्णायक होती है किसी भी परीक्षा के लिए। तो आप अपनी परीक्षा की रणनीति अभी से तैयार करते रहिए, क्योंकि जब आपके पेपर नज़दीक होगा तो रणनीति नहीं, तब आपका क्या काम करता है, तब आपका रण कौशल कार्य करता है। तो रण कौशल को गति कौन देता है, रणनीति देती है। तो अपने गति का प्रयोग करते हुए अपने रण कौशल को दिखाना है, और उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक, तो आप सभी लोग पहले से प्रिपेयर हों, यही मेरी इच्छा है और यही आप लोग करेंगे, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद जय भारत।